एवरीवन, मेरा नाम अनुप कुमार मिश्रा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेड इफेक्टिव के बारे में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इम्पैक्ट्स को देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पे इसका असर पड़ता है, कौन कौन से टॉपिक्स पे इसका असर पड़ता है। चैप्टर्स चैप्टर्स तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि 12th के चैप्टर्स तक इसका इम्पैक्ट जाता है। सिनर्जिक बॉन्ड के अंदर हम लोग देखते हैं जेड इफेक्टिव का असर। तो देखो, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब जगहों पे इसका असर पड़ता है। जेड इफेक्टिव का इम्पैक्ट होता है, यानी किसी को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी। तो देखो, देखन में छोटे लागे घाव करत गंभीर, तो यही वाला कहावत इसके लिए फिट बैठता है इस टॉपिक के लिए। एकदम छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है। तो दूसरी बात, पहली बात, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो ये शिल्डिंग इफेक्ट पहले समझते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा जेड इफेक्टिव क्या होता है। ठीक है, एक बात हम मान के चल रहे हैं कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, रिपल्सन लगता है शायद। और न्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा न्यूक्लियस अपने तरफ। ठीक है, इसको कह देंगे जेड, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, और इस न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग मान के चलते हैं ये किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो एक और चीज हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन लगता होगा। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि आपको पता है। ठीक है, तो ये रहे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब ऐसे अरेंज नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अरेंज्ड। तो दो चार इलेक्ट्रॉन्स का असर देखते हैं, बाकी सब समझ जाओगे। देखो, तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन लगा रहे होंगे। ठीक है ना, क्या कर रहे होंगे, रिपल कर रहे होंगे कि भैया तू बाहर रह, है ना, बाहर। इसी इफेक्ट को, इसी अंदर से इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन लगाने को, तो एक बात बताओ कि ये जो फोर्स लग रहा था न्यूक्लियस की तरफ, वो घट जाएगा ना। यानी कि जेड माइनस सिग्मा, ये है सील्डेड चार्ज, है ना, सील्डेड चार्ज, सील्डेड चार्ज, ये किसके बराबर होता है, जेड इफेक्टिव के बराबर होता है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये किसके बराबर होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होता है। ठीक है ना, तो अब एक तो सील्डिंग इफेक्ट, तो ये एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस न्यूक्लियस के फोर्स को सील्ड कर रहे हैं, यानी कि कम कर रहे हैं, उसके असर को कम कर रहे हैं सील्ड करके। ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट। अगर हम लोग इसके बारे में और बात करें, तो जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं ना, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, its outer electron feels net repulsion from inner cell electron, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स उस पे धक्का दे रहे हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से इनर सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम सील्ड कर रहे होते हैं, मतलब कि उसके असर को कम कर रहे होते हैं, द न्यूक्लियर चार्ज फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन एक्चुअल, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज सील्डिंग इफेक्ट। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं भाई, सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये है सील्डिंग इफेक्ट। तो सील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया उम्मीद है। ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट करना, फिर से बताएंगे। तो इसके बाद आता है हमारे पास जेड इफेक्टिव, या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ठीक है ना, इसके बारे में। ठीक है, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन feels less attraction
less attraction towards nucleus nucleus towards nucleus, है ना? The effective force the effective force felt by felt by outermost electron is called effective nuclear चार्ज। और ये किसके बराबर होता है? जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। ठीक है ना? ये किसके बराबर होता है? जेड माइनस सिग्मा। ठीक है? जेड माइनस सिग्मा के बराबर होता है जेड इफेक्टिव। ठीक। अब ये जब भैया, अब हमें समझना है भाई कि ये जो सिग्मा है ये क्या है। तो आओ भाई देखते हैं क्या है सिग्मा, है ना? इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्लेटर रूल की मदद से। सिग्मा है शील्डिंग इफेक्ट, है ना, शील्डेड चार्ज। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्लेटर रूल के मदद से। ठीक है? इसको हम लोग लास्ट में एक बार समराइज कर लेंगे पूरा एक बार कवर करने के बाद। ठीक है ना? और स्लेटर रूल समझते हैं। क्या चीज के लिए यूज करते हैं स्लेटर रूल का? कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। ठीक है? कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा के लिए यूज करते हैं हम लोग स्लेटर रूल का। क्लियर है? देखो, अगर मान लो कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है ना, अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अंदर क्या क्या था? पहला पॉइंट, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए सिग्मा का वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, अंदर से कोई रिपल्सन लगा नहीं रहा है, तो सील्ड किसको करेगा भाई? सील्डेड चार्ज क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल्स टू जीरो, सील्डेड चार्ज इज इक्वल्स टू जीरो। अगर टू इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है तो सिग्मा इज इक्वल टू 0.30, है ना, 0.30। सिग्मा हम लोग कितना मानते हैं? सील्डेड चार्ज कितना मानते हैं? 0.30। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, पहला पॉइंट, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में nth सेल के लिए, nth सेल इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? 0.35 फॉर वन इलेक्ट्रॉन, है ना, nth सेल वन इलेक्ट्रॉन के लिए। अब जैसे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इंटू 0.35 करना होगा, सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए। n माइनस कैलकुलेट करके दिखाएंगे, n माइनस वन शेल फॉर वन इलेक्ट्रॉन ऑफ, इसमें भी फॉर वन इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, फॉर वन इलेक्ट्रॉन ऑफ nth सेल सिग्मा इज इक्वल टू 0.35। और फॉर nth सेल, n माइनस वन सेल के लिए सिग्मा इज इक्वल टू 0.85, सील्डेड चार्ज इज इक्वल टू 0.85 फॉर वन इलेक्ट्रॉन of n minus 2th, comma n minus 3th, comma n minus 4th, and so on, sigma is equals to 1.0। सिग्मा कितना मान लेते हैं हम लोग? 1.0 मान लेते हैं। ठीक है ना? सिग्मा विल बी इक्वल्स टू 1.0। क्लियर है? ठीक है? अब हम जेड इफेक्टिव निकाल करके दिखाते हैं तुम्हें। जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक सोडियम का एटम लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं, फिर इस वाले स्लाइड पे आएंगे, सारे पॉइंट्स को एक बार एक्सप्लेन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो आओ सिग्मा कैलकुलेट करके दिखाते हैं तुम्हें Na के लिए। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यही होता है ना? तो देखो, ये वाला है nth वाला सबसेल, मतलब आउटर मोस्ट, सॉरी, nth वाला शेल। ठीक है? ये है n माइनस वनथ वाला, मतलब दो वाला, दूसरा वाला n माइनस वनथ वाला, ये है
n-2th वाला, ठीक है ना? तो इसके लिए सिग्मा कैलकुलेट करोगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू, एक बात बताओ, nth वाले इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो nth वाला इलेक्ट्रॉन क्या, nth वाला इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 है, तो 0 इंटू 0.35 कर देंगे, प्लस n-1th वाले कितने हैं, 2 ये रहे और 6 ये रहे, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 इंटू 0.85, n-1th के लिए ये माने थे हम लोग, मतलब माने नहीं थे, स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग होता है, प्लस, अच्छा, n-2th के लिए 1.0 होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 1.0, वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया 0 प्लस 6.8 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 8.8। तो सिग्मा इज इक्वल टू आया 8.8। तो यहां से जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हो, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हो, जेड माइनस सिग्मा, यानी कि 11 माइनस 8.8, इट इज इक्वल्स टू 2.2। ठीक है, क्लियर है? अब एक और चीज, जनरल ट्रेंड्स है ना, जनरल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, जनरल ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, अगर हम लोग बात करें इसके बारे में कि पीरियोडिक टेबल में ये कैसे चेंज होता है, तो अगर हम लोग अलोंग द पीरियड जा रहे हैं ना, राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड जा रहे हैं अगर, तो फिर जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है ना? तो इनर्ट गैस के लिए, इनर्ट गैसेस के लिए मैक्सिमम होता है, सबसे राइट मोस्ट पे कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इनर्ट गैस वाले एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके लिए जेड इफेक्टिव मैक्सिमम होता है। और सबसे लेफ्ट में कौन होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं। और अल्कली मेटल्स को मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड है, और वहां से इलेक्ट्रॉन खींच करके निकाल दोगे तो फिर उस पर प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज आएगा तो आसानी से प्लस चार्ज आता है, इसीलिए उसको कहते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, अब जैसे जैसे तुम डाउन द ग्रुप जाओगे, जैसे जैसे तुम डाउन द ग्रुप जाओगे ना, तो जेड इफेक्टिव पहले तो थोड़ा सा रिड्यूस होता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव इज कांस्टेंट, जेड इफेक्टिव कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, ओवरऑल हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं इस छोटे से सेशन में। अगर और डिटेल में हम लोग को पढ़ना होता है तो सारे एलिमेंट्स का कैलकुलेट करके शो करते हैं कि कैसे कैसे अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, जैसे सबसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, अगर आप जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना चाहते हो सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में, तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, इधर से इधर जाने पे वन, देखो वन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज्ड इन nth शेल। ठीक है, तो एक बात बताओ, nth सेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, nth सेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो सिग्मा कितने से बढ़ेगा, सिग्मा इंक्रीज्ड बाई 0.35। और जेड एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ता है, इसका होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जेड कितने से बढ़ रहा है, जेड इंक्रीज्ड बाई 1, तो जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ जाएगा, बोलो 1 माइनस 0.35 इज इक्वल टू 0.65। इसका मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज्ड बाई 0.65, इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ठीक है ना। तो ये हो गया कंक्लूजन, हम लोगों ने पीरियड में कैलकुलेट भी नहीं किया, और बस एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो सिग्मा बढ़ रहा होगा 0.35 से, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है 1 से, एटॉमिक नंबर जेड बढ़ रहा है 1 से, तो जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ रहा है 0.65 से, तो अलोंग द पीरियड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। ठीक है ना, इधर आते हैं ये पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार, खत्म हो जाएगा। The effective nuclear charge is the net positive charge experienced by electron in outermost cell, electron in outermost cell। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे उनके द्वारा जो एक्सपीरियंस किया जाएगा, है ना,
शील्डिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो वो हो गया शील्डिंग इफेक्ट सबसे पहले तो। शील्डिंग अकर्स व्हेन इनर इलेक्ट्रॉन रिपेल आउटर इलेक्ट्रॉन्स, रिड्यूसिंग द अट्रैक्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। जेड इफेक्टिव को घटा देता है। जेड इफेक्टिव को क्या कर देता है? शील्डिंग घटा देता है। और जेड इफेक्टिव को घटा देता है शील्डिंग, ठीक है। द इफेक्टिव चार्ज इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द शील्डिंग इफेक्ट फ्रॉम द टोटल न्यूक्लियर चार्ज। ये भी हम लोगों ने देखा। शील्डिंग इफेक्ट को कम कर दिया किससे? टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से, तो हम लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल गया, ठीक है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज्ड एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटोन्स प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। जेड बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर जेड बढ़ता है, तो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में आगे की तरफ जाते हैं तो जेड बढ़ता है ना। प्रोटॉन बढ़ता है जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज एज यू मूव डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्लॉक में जाने पे ना शील्डिंग इफेक्ट कम होता है डी इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है, तो वो थोड़े से मतलब इरेगुलर ट्रेंड होता है, तो उसको अलग से देखना पड़ता है हम लोगों को। डी ब्लॉक में देखते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जो चीजें नहीं समझ में आई, कमेंट्स में टाइप करना, हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस स्मॉल सेशन। थैंक यू एवरीवन।